क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। देखो, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं और वो सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं जिससे एक देश या एक स्टेट चलता है। देखो, तो जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो तीनों ऑर्गन्स है ना, एक रूल, एक लॉ वगैरह जो है उसको बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, एक उसको इम्प्लीमेंट करता है, और जो तीसरा वो ध्यान रखता है कि फॉलो कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए वगैरह। सो ये जो ऑर्गन्स हैं ना, दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो इनको ये उन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब ये वो सारे फंक्शंस करते हैं जो भी एक सरकार का काम होता है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके। साथ में ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि ये जो तीनों ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपस में जब काम करे तो इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सिमिलरली, अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में इन्हें काम करना है तो इनके बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस भी होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि कोई जो एक ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाए और जो बाकी दो ऑर्गन है उनकी बात को नहीं माना जाए या उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान आए वो ऐसे सडनली पावर का ऐसे तख्ता पलट कर दे एंड देन आपकी जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का वो सारा का सारा चेंज हो जाए। सब कुछ स्मूथली फंक्शन होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की हमें ज़रूरत पड़ती है कि अगर एक जगह पे कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो जो दूसरा है वो इसको चेक करे, इसको मेंटेन करके रखे कि नहीं यहाँ पे आपकी पावर नहीं है, आप अपनी पावर से ज़्यादा आगे जा रहे हो। तो साथ साथ में ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड काम मैनर में काम करते हैं और मेंटेन करते हैं एक बैलेंस उनके बीच के अंदर। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन दो चीज़ों की इंश्योर करता है। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, देखो, एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम होते हैं उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसी सरकार है, उस देश को कैसे चलाना है, उसके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। उनमें से एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपने इंडिया के अंदर है एंड इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और एग्जीक्यूटिव होती है जो कई कई जगह लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे बेसिकली एग्जीक्यूटिव के बारे में कि एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, क्या काम करता है, कैसे बना है, कितने लोग मिलके बनाए, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो ठीक है एग्जीक्यूटिव का हम देखेंगे, बट ये एग्जीक्यूटिव जो चीज़ है ना, एग्जीक्यूटिव वो है क्या। अब देखो, कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ले लो, मतलब फॉर एग्जांपल अपनी स्कूल को लेके देख लो, तो आपकी स्कूल जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है वो कौन लेता है, कौन बताता है कि एग्ज़ाम्स है वो कब से कंडक्ट करवाने हैं, या कोई स्पोर्ट्स मीट है तो उसको कब कंडक्ट करवानी है, या बाकी कोई भी दूसरी चीज़ है, कोई दूसरा टीचर लेकर आना है, लैब में इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है ये डिसीजंस कौन बनाता है। और बाद में जो ये डिसीजंस को बनाया जाता है तो उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है कि हाँ ठीक है डिसीजन तो ले लिया बट इसको ऑन ग्राउंड भी तो हमें करना है वैसे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का उसकी कौन इंचार्ज है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे होती है। को सिर्फ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का ध्यान भी रखते हैं। मतलब उसको प्रॉपरली कैसे चलाना है उसको एडमिनिस्टर भी करते हैं और उसका मैनेजमेंट का ध्यान भी रखते हैं। कुछ लोग अपनी सिमिलरली इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है, अपनी जो सरकार है, अपना देश है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या बनाते हैं, सब में एक पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ लोग हैं जो पॉलिसीज़, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं। सिमिलरली इसी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये जो रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज़ बनी है ना, इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। एक ने बना दी और दूसरा इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है कि ठीक है ये हमने ऑन ग्राउंड भी इसको कर दिया। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, देखो, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव।
देखो, गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो कि ये देखता है इम्प्लीमेंटेशन हो और एडमिनिस्ट्रेशन हो किसी भी फंक्शन की, मतलब ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हमने बताए थे कि 3 ऑर्गन्स हो गए, इनमें से वो ऑर्गन जो कि देखता है कि जो इन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करी थी ना, उसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हो और साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो जो ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। और जो ये एग्जीक्यूटिव होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़ विच आर अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो हमें इससे 2 चीज़ पता चल गई क्या। देखो, जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो क्या है, लॉज एंड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है, बट जो एग्जीक्यूटिव होता है वो उन लॉज और पॉलिसीज़ को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव का काम कई बार ये भी होता है कि वो पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। देखो, अडॉप्ट करना एक अलग चीज़ है और उसकी फ्रेमिंग एक अलग चीज़ है। यानी पहले कुछ लोग होंगे जो एक पॉलिसी को फ्रेम करेंगे, उसके बाद में जो पार्लियामेंट है अपना, उस पार्लियामेंट के अंदर ये जो पॉलिसी है ना, इसको रखा जाएगा। यानी इस पार्लियामेंट में रखने से पहले इसको ऑलरेडी फ्रेम कर लिया गया था। तो ये जो फ्रेमिंग का काम है ना, ये भी कई बार एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं वो किया करते हैं। अब क्या है, हर कंट्री के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, उनके अलग अलग नाम है, उनकी अलग अलग डेजिग्नेशन होती है। कहीं पे उनको प्रेसिडेंट्स बोला जाता है, यानी हम हेड की बात कर रहे हैं। कहीं पे उनको प्रेसिडेंट्स बोला जाता है, कहीं पे चांसलर्स के पास में सब कुछ होता है, या कहीं पे प्राइम मिनिस्टर्स के पास में सब कुछ होता है। तो ऐसे हर कंट्री की जो डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव्स की, वो डिफ़र करती है। अब कौन कौन आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो 3 लोग हैं ना, ये गवर्नमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, ये 3 ऑर्गन्स कौन कौन से, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वगैरह। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंस ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर है, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। साथ साथ में ये तो एग्जीक्यूटिव्स हैं भी, इनके साथ में और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कौन से, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी के अंदर काम करते हैं। जो पूरा देश है अपना, उसको एडमिनिस्टर भी तो कुछ लोग करते हैं ना, तो वो उसको जो एडमिनिस्टर करते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में अपन लोग सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भी तो कोई भी पॉलिसी वगैरह कुछ हो गई, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, सब कुछ। ये लोग पॉलिसी फ्रेमिंग में भी हेल्प करते हैं इन लोगों की। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो लोग हैं ना, ये परमानेंट रहते हैं, इनकी सर्विस का पूरा टेन्योर है कि हाँ 20 साल हमें रहना है, या 60 साल तक इनकी जॉब है, या 45 साल तक है। वैसे इनका फिक्स्ड एक टेन्योर है, तो इनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो चेंज होते रहते हैं कुछ टाइम के बाद में, इसलिए एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो कौन सी कंट्री है और कौन सी कंट्री में किस टाइप की एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी है, उनकी क्या डिजिग्नेशन है, उनके अंदर कैसे काम चलते हैं। देखो, ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंट्री हैव सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। हर कंट्री के अंदर सेम ही टाइप का एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। सेम टाइप की एग्जीक्यूटिव हो, वहाँ पर सेम टाइप की प्रोसीजर फॉलो हो रही हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। देखो, कैसे 2 एग्जीक्यूटिव्स ले लो, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ले लिया और क्वीन ऑफ इंग्लैंड ले ली। देखो, दोनों ही अपने अपने स्टेट के हेड हैं, लेकिन स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंदर बहुत फ़र्क है, राइट। अब आप बोल देंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे तो रिपब्लिक है और यहाँ पे मोनार्की वाली चीज़ आ गई, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड किंग ऑफ भूटान। अब आप सेम चीज़ यहाँ पे बोलोगे, बट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों प्रेसिडेंट है, यट ये अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव है, डिफरेंट है। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो अलग टाइप की है और किंग ऑफ भूटान है वो अलग टाइप की हैं, तो अलग अलग टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है। अब यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, उसका क्या सिस्टम है वो अभी हम देखते हैं। देखो, यूएसए है, जैसे मैंने पहले बोला था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वैसे ही एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है और एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अभी हम वो देखेंगे और इनको डिटेल में देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन से। जो यूएस है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहाँ के जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो दोनों हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी, वो कौन है, प्रेसिडेंट है। अब कनाडा की बात देते हैं तो वहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट तो कौन है,
प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली चीज़ है। वहाँ पर जो ब्रिटेन के अंदर जो राजा और रानी है ना, वो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट होते हैं। अब फ्रांस की बात देखते हैं, तो फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है। अब ये जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, बट प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर नहीं होती कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस या रिमूव कर सके। नाउ कम्स जापान। जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जैसे कि अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वैसे। और वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं, वहाँ के जो एम्परर हैं वो, यानी यहाँ पर उन्हें लोग हैं वो इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वैसे। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है उसके हेड तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और देश के हेड कौन है, जो वहाँ के जो एम्परर है ना वो। इटली में सेम चीज़ है, बस यहाँ पे एम्परर की जगह पर प्रेसिडेंट आते हैं, बाकी सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम है। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। रशिया में क्या, जो प्रेसिडेंट है ना वो हेड ऑफ स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को, और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। आप बोल दोगे कि देखो इटली में भी प्रेसिडेंट थे, वो हेड ऑफ स्टेट थे, और रशिया में भी तो सेम ही है, बट सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो अभी जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे। जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और चांसलर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव देखते हैं। जो 3 टाइप के सिस्टम थे उसमें सबसे पहले आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। कौन, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, दोनों के हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो यानी प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके एग्जांपल्स हमें देखने को क्या मिलते हैं, यूएसए, ब्राज़ील, और जो लैटिन अमेरिका है उसकी जो बाकी नेशंस हैं वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब अपन हम लोग नॉर्मली सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में देखा जाए तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, सीधी बात आएगी कि नरेंद्र मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट है। बट क्या देश के हेड भी वो है, नहीं, देश के हेड कौन है, अपनी जो प्रेसिडेंट है वो है देश की हेड। तो सिमिलरली पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। अब क्या है, प्रेसिडेंट या जो मोनार्क होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि कुछ कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ के एम्परर होते हैं उनको हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है, कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो या तो प्रेसिडेंट या मोनार्क वहाँ के नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होंगे। नॉमिनल यानी सिर्फ नाम के लिए, यानी ऑन डॉक्यूमेंट्स कौन है, हेड ऑफ स्टेट, पर उनके पास में पावर नहीं है उतनी। ओके, पावर नहीं है, इसका ध्यान रखना है, बिकॉज यही जो चीज़ है ना वो डिफ्रेंशिएट करती है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिनके पास में ज़्यादा पावरफुल, मतलब जिनके पास में ज़्यादा पावर होती है, जिनकी पोजीशन ज़्यादा पावरफुल होती है। जर्मनी, इटली, जापान, यूके और पोर्तुगल इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेम वही होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। बट पार्लियामेंट्री में क्या था, प्रेसिडेंट के पास में एज सच कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। बट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स, यानी दोनों के पास में कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ पावर्स होती है। और ये जो दोनों हैं, कौन कौन, पीएम और जो प्रेसिडेंट है, ये दोनों या तो सेम पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं या डिफरेंट पार्टी के मेंबर्स भी हो सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रांस, रशिया, श्रीलंका वगैरह वगैरह कंट्रीज़ के अंदर। नाउ इंडिया का जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है वो कैसा है वो भी हम देखेंगे, यानी इंडिया में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है वो कैसे फंक्शन करती है वो देखिए। देखो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव से ही फेमिलियर थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही फेमिलियर थे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने, ब्रिटिश जो राज था उस टाइम पे, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्या था, एक्सपीरियंस किया था।
क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी सेम सिस्टम था, तो ब्रिटेन वाले जो लोग थे, जो यूके के लोग थे, वो इंडिया के अंदर भी ये सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम ही लेकर आए थे 1919 के एक्ट के थ्रू और 1995 का जो एक्ट है उसके थ्रू। ये आपने हिस्ट्री में देखा होगा। नाउ कम्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम, चलो उन वो एक्सपीरियंस तो थे बट वो दूसरा भी तो चूज़ कर सकते थे ना। उनकी क्या ऐसी एस्पिरेशंस थी कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही चूज़ किया। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव है वो क्यों है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना वो चीज़ जानते थे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी वो अनकंट्रोल्ड मैनर में खुद के तरीके से सब कुछ करें ऐसा नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उसमें ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है किसके थ्रू, जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं ना अपने इलेक्ट करके, उनके थ्रू वो इस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ कि सारे के सारे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, लोगों ने जो भेजे हैं वो सारे के सारे हैं। अब इसमें से ये जो लोग हैं ना जिसके पास में ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, इन लोगों के पास में मेजॉरिटी है यहाँ पे, तो ये लोग अपना लीडर यहाँ पे भेज देंगे। मतलब इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बना दिया, चलो पीएम है वो एग्जीक्यूटिव बन गए हैं यहाँ के, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह जो एग्जीक्यूटिव बन गई हैं। बट जैसे ही इनके पास में मेजॉरिटी नहीं रहेगी, जैसे ही ये जो पार्लियामेंट के बाकी जो लोग हैं इनको लगेगा कि नहीं अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, उनकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही मेजॉरिटी ख़त्म होगी इनकी कुर्सी भी जल जाएगी, सो इनकी पावर भी जल जाएंगी। तो ये कंट्रोल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी कंट्री के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो लोगों के लिए सेंसिटिव हो, पब्लिक के लिए सेंसिटिव हो, साथ में अकाउंटेबल हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। यानी वो अगर कोई एक्शन ले तो उस एक्शन की अकाउंटेबिलिटी हो, कि अगर उस एक्शन से कुछ नुकसान हुआ है तो लोग उनको उसकी सज़ा दे सके इन द सेंस उनको पावर से हटा सके। इस टाइप की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उनको लोग पूछने के लिए हैं कि आपने ऐसा किया है तो क्यों किया है। उनके पास में एक दूसरा ऑप्शन था, वो था कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी अपना सकते थे। बट उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना उसमें प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रेसिडेंट है वो सभी सोर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर के सारे जो सोर्स है ना वो प्रेसिडेंट के पास में आ जाते हैं। अब इससे क्या होगा, प्रेसिडेंट का वो चेक एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है वो चल जाएगा, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट भी यही है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी यही है। तो क्या होता है फिर जो पॉलिसीज़ वगैरह वो सारी है ना वो उस प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड वैसी की चीज़ें आने लग जाती हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक डेंजर था कि पर्सनालिटी कल्ट आ सकता है। ओके मतलब जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो जैसे वो खुद है वो क्या सोचते हैं वो उसी टाइप के बनाने लग जाएंगे, वो सेंसिटिव नहीं रहेंगे उतना कि लोग क्या सोचते हैं उससे ना। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है। ओके और एग्जीक्यूटिव तो स्ट्रॉन्ग है ही है, इसमें साथ साथ में ऐसी मशीनरी भी है, ऐसी मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कि इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना वो लेजिस्लेचर या जो लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ना इलेक्ट करके उनको आंसरेबल भी होती है। इसीलिए हेंस द सिस्टम वाज अडॉप्टेड एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल। अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है, और जो प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट इज़ रन बाय पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द नेशनल लेवल एंड इज़ रन बाय चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना अपना, वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव पावर देता है ना वो सारी पावर फॉर्मली देता किसको है, प्रेसिडेंट को। बट क्या प्रेसिडेंट वो सारी की सारी पावर है वो अपनी मर्ज़ी से काम में ले सकता है क्या? नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता। प्रेसिडेंट उस पावर को वैसे ही काम में लेगा जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो उसको बताएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट executive power formally in the president, but president exercise this executive power through council of ministers which is headed by the prime minister। देखो और साथ ही साथ में क्या मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर दी है एग्जीक्यूटिव की, फॉर्मली सब पावर्स उन्होंने प्रेसिडेंट को ही दी है। बट क्या प्रेसिडेंट इस पावर को एक्चुअली काम में ले सकता है? नहीं,
इस पावर को काम में लेने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे ना उनकी। और जो प्रेसिडेंट है वह वही काम करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें बताएंगे। तो वो एक्चुअली में ये जो पावर है ना उसको एक्सरसाइज ही कर पाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, खुद की मर्ज़ी से नहीं कर पाते। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। लाइक हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट देने के लिए नहीं जाते। तो वोट कौन देता है उनको? इलेक्शन कैसे होता है उनका? इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। दे आर मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड MLAs एंड MPs, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उनमें और जो पार्लियामेंट है उसमें। तो ये जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं MLAs हैं वो, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, इन दोनों के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने भेजे हैं ना वो इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये लास्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। एंड जो प्रेसिडेंट है उसको फिक्स्ड टर्म के लिए हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो कि है पीरियड ऑफ 5 years। और क्या हम इनको रिमूव कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया, ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। बोल दो प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत ज़्यादा पावर है, उसको रिमूव कौन करता है? पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। और उनका रिमूव करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीचमेंट। और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये तभी पास होता है जब स्पेशल मेजॉरिटी होती है। जब स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इस इम्पीचमेंट को पास किया जाता है तब जाके क्या होते हैं, जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करते क्यों है? वो करते तब है जब प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करी है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अपना आर्टिकल 74 है, वो ऐसे बोलते हैं कि देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जिसके हेड होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना इसका काम क्या है? इसका काम है टू एड एंड एडवाइस, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको एडवाइस करने का काम है इसका। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। अब जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस है ना, प्रेसिडेंट के जो काम है वो कैसे करेंगे? वो काम करेंगे कौन सी एडवाइस के अकॉर्डिंग? उस एडवाइस के अकॉर्डिंग जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उन्हें दी है। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उन्हें कोई एडवाइस दी है तो क्या ये मैंडेटरी है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी एडवाइस दी है उस एडवाइस को वो माने ही माने? क्या ये नेसेसरी है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं ये जो चीज़ है वो सही नहीं है या एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, रिकन्सिडर करके सेम टू सेम वापस भेजते या अमेंड करके कुछ भेजे, तो वापस जो सेकेंड टाइम रिकन्सिडरेशन के बाद में जो चीज़ भेजी जाएगी ना वो सेम चीज़ है, वो जो चीज़ है उसको प्रेसिडेंट को करनी ही पड़ेगी। वो नेसेसरी है कि हाँ अब वो है उस चीज़ को करेंगे ही। प्रेसिडेंट फॉर्मल हेड है अपने स्टेट के, और इसी फॉर्मल सेंस के अंदर क्या उनको बहुत सारी पावर्स दी गई है, एग्जीक्यूटिव में भी, लेजिस्लेटिव में, जुडिशियल में, और कुछ इमरजेंसी पावर्स भी हैं उनके साथ में। बट देखो पेपर में तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको इतनी सारी पावर्स दे दी, बट ऑन ग्राउंड इन रियलिटी प्रेसिडेंट ये वाली पावर्स तब ले सकते हैं जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें एडवाइस करे कि हाँ अभी हमें ये काम में लेनी चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना उनके पास में ही है सारा काम, तो वही देख रहे हैं, वही एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसे वैसे करना चाहिए। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्यों प्रेसिडेंट को हमने ये पावर नहीं दी, क्यों हमने इनको ये पावर दी? क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा हुआ है हमने, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है अपन ने, राइट। और साथ साथ में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट है, बाकी सरकार चलाता कौन है? वो चलाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्या जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपने मन से या प्रेसिडेंट को जैसे सही लगता है वो अपने मन से अपने डिस्क्रिशन से कुछ काम नहीं कर सकता क्या? उसको सारी चीज़ें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे, क्या वो वही कर सकते हैं? क्या वो अपने मन से उनको कुछ लग रहा है तो क्या वो नहीं कर सकते? मतलब
उनके मन से वो कोई चीज़ कर सकते हैं, ऐसी पावर है क्या प्रेसिडेंट के पास में? तो उस पावर्स को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो ऐसी कौन सी, वो हम देखते हैं। देखो, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का पास में ये राइट है कि जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, तो वो हम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे उस मैटर के ऊपर। तो प्रेसिडेंट का राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए किसी भी मैटर के ऊपर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ का है। नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ही इज़ ऑब्लाइज टू फर्निश ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट प्रेसिडेंट कॉल फॉर। प्रेसिडेंट को किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मांगी, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑब्लाइज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन है ना, वो जाके प्रेसिडेंट को दे। और टाइम पे अगर प्रेसिडेंट को कोई चीज़ लगती है अपने नेशनल कंसर्न की, नेशनल मैटर्स के ऊपर, तो उस चीज़ के बारे में वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखते हैं। अब हम कुछ ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे कि क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं। पहली ये कि जो प्रेसिडेंट है ना, ही कैन सेंड बिग द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आस्क देम टू रिकन्सिडर द एडवाइस। जो पहले मैंने बात बोली थी कि जो प्राइम प्रेसिडेंट है ना अपने, उनको एडवाइस देते हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट अगर प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि ये जो एडवाइस है ना, इसमें कुछ फ्लॉज हैं या ये कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं कि आप या तो इसमें कोई अमेंडमेंट कर दो या कोई चेंजेस कर दो या इसको कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर प्रेसिडेंट ने भेजा है वापस, इतनी मेहनत करी, तो ऑब्वियसली वो वापस चेक करेंगे उसको। बट स्टिल उन्हें लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, और वो सेम का सेम भी वापस भेज देते हैं ना, तो वापस भेजने के बाद में प्रेसिडेंट को क्या है, उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। बट एक बार के लिए वो वापस भेज सकते हैं, उनके मन के ऊपर है, तो वो अपनी डिस्क्रिशन के अंदर ये काम करते हैं वापस भेजने का। काउंसिल कैन सेंड बैक सेम एडवाइस, नाउ द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट। Such request by president already carry some weight, so naturally council of ministers think about it. Second जो सिचुएशन है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट हैज़ द वीटो टू विदहोल्ड और रिफ्यूज़ टू गिव एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सेकंड क्या है, पार्लियामेंट को आपने देखा होगी, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब क्या होता है, कोई भी बिल आता है, ये इन 2 हाउसेस से तो पास होता है, उसके बाद में वो जाता है प्रेसिडेंट के पास में, उसके बाद में प्रेसिडेंट उसको पास करते हैं, प्रेसिडेंट अपना साइन करते हैं, उसके बाद में ये बिल मतलब लागू हो जाता है पूरी कंट्री के अंदर। बट कई बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि शायद ये सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास में ये अपने मन से डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके पास में ये पावर है, उस पावर को हम बोलते हैं वीटो। उसके अंदर और कोई कुछ फोर्स वगैरह नहीं लगा सकता है इनके ऊपर, उनके पास में वीटो पावर है। क्या, या तो ये उसके ऊपर साइन करें ही नहीं, रिफ्यूज़ कर दे कि मैं एक्शन नहीं दूंगा इसका, या विद होल्ड कर ले, उसको रोक के रख ले। तो ऐसे भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। अब देखो, एक बिल है, उसको प्रेसिडेंट को भेज दिया गया है, बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट टू पास, भेज दिया गया। अब क्या करते हैं वो, ये देखो ऑलरेडी या तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं या विद होल्ड कर सकते हैं। अब जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने रिफ्यूज़ नहीं किया है उसको साइन करने के लिए, बट उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वापस भेजी। अब वापस वो या तो अमेंड करके भेज देंगे या सेम रिटर्न करके भेज देंगे, मतलब ये जो हाउसेस हैं वो वापस इनके पास में जब भेजेंगे तब। तो अब क्या है, ये जो इनका वीटो जो पहले था, या तो पहले ही मना कर सकते थे, बट इनको लगा कि कुछ चेंज करना है, बट उन्होंने सेम भेजी, तो अब सेम भेज दी ना वापस, तो अब इनका वीटो लिमिट हो जाएगा। अब क्या है, ये विदहोल्ड करके नहीं रख सकते, अब इनको एसेंट देना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ये अगर आया था तब भी मना कर देते ना तो चल जाता। अब क्या है, ये जो एसेंट देने की ना कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ आज आ गया तो इतने 14 दिन बाद में, 30 दिन बाद में, 60 दिन बाद में, 1 साल बाद तक, कम से कम इतने टाइम के अंदर उनको कुछ रिस्पॉन्स देना ही है उस चीज़ के ऊपर, ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो कई बार प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब कि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट भेजा गया एसेंट देने के लिए, बट उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल दिया और पॉकेट में डाल के भूल गए, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोई टाइम लिमिट तो है नहीं।
तो अगर उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि उन्हें नहीं देना चाहिए तो वो अपनी ये जो पॉकेट पिटू वाली जो चीज़ है वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज इलेक्शन हो गए. इलेक्शन होने के बाद में क्या हुआ, बहुत सारी पार्टीज़ आई. उनमें से कुछ पार्टीज़ हैं जिनके पास में कम सीट्स हैं, उनके पास में ज़्यादा सीट्स हैं. अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एक पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, उसके पास में मेजॉरिटी है, यानी 100 सीटें हैं यहाँ पर. तो जीतने के लिए कितनी चाहिए इनको, सरकार बनाने के लिए 51 सीट्स चाहिए, 51 सीट्स चाहिए. बट एक पार्टी है जिसके पास में 51 सीट्स हैं. तो प्रेसिडेंट का काम क्या है कि प्रेसिडेंट उस पार्टी के जो लीडर हैं उनको बुलाएं और बोलें कि अब आप अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर लो. तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं जब उनके पास में, जब उनको पता है. बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है ना कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास में ऐसी क्लियर मेजॉरिटी दिखती नहीं है उनको, कि किसी भी पार्टी के पास में क्लियर मेजॉरिटी है. मतलब ऐसे कम कम है, किसी के पास में भी 51 नहीं है. तो कुछ पार्टीज़ क्या करती हैं, वो आपस में मिलके कुछ टाइप के कोalitions बना लेती, जैसे ऐसे बना लिए इन्होंने. तो इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है ना, मेजॉरिटी है तो फिर मेजॉरिटी वाले को ही भेजना पड़ेगा. बट अगर नहीं है और उन्होंने ऐसे ये दल बनाए, कोalition बनाई है, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को जो अपने मन से लगता है ना कि हाँ इसके पास में मेजॉरिटी और ये चीज़ प्रूफ कर सकता है, उसको बुला सकते हैं ये अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए. President asks the majority leader to form his government. When there is no majority, President uses discretion in judging who really has the majority. देखो, अपने इंडिपेंडेंस के बाद में नॉर्मली कांग्रेस के पास में हुआ ही करती थी मेजॉरिटी, तो कांग्रेस बनाती थी. बट 1989 के बाद में पॉलिटिकल चेंजेस आए कुछ, उनकी वजह से क्या हुआ कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती थी. बहुत बार क्या होता था कि कोalitions होते थे तो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन यूज़ करने की प्रेसिडेंट को जगह मिल जाती थी. उसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो ऑफिस है ना उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बड़ी है. इट में thus be said that the president discretion is related to political condition, यानी प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना वो रिलेटेड है किससे है, उस जगह की पॉलिटिकल कंडीशन से. देयर इज़ अ ग्रेटर स्कोप फॉर द प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस, मतलब प्रेसिडेंट की बात मानी जाए, मतलब प्रेसिडेंट की असर्टिवनेस यानी प्रेसिडेंट की ने जो कहा है, प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का जो पावर है, प्रेसिडेंट का जो रोल है, उसकी असर्टिवनेस ज़्यादा हो. वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो तब ज़्यादा हो जाती है जब क्या होता है, या तो गवर्नमेंट क्या है वो नॉट स्टेबल है या फिर कोalitions है. क्लियर मेजॉरिटी है तो प्रेसिडेंट के पास में है सच ज़्यादा पावर नहीं होती है. तो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही क्यों है. देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से कुछ लोग जाते हैं जिनकी पास में मेजॉरिटी होती है, वो उनका पीएम बनते हैं और फिर पीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं. अब जो ये जो लोग हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि कौन बनेगा. ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि किसके पास में मेजॉरिटी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल, यहाँ के कुछ लोग हैं या नाराज़ हो गए इनसे किसी भी बात से, या असहमत है कि नहीं ये जो चीज़ कर रहे हैं ये वो सही नहीं है कंट्री के लिए, तो ये क्या कर सकते हैं, ये मना कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे. तो कोई भी चीज़ है कि फिर या तो ये इस मेजॉरिटी से बाहर निकल जाएंगे. अब बाहर निकल जाएंगे तो इनके पास में टोटल 51 जो लोग हैं सपोर्ट में वो है नहीं. जैसे ही 51 नहीं होंगे वैसे ही इनकी सरकार गिर जाएगी, और गिरेगी तो ये जो लोग हैं ना ये चेंज हो जाएंगे. तब हमारे पास में कोई भी ऐसा बचेगा नहीं जो कि हेड ऑफ स्टेट हो. ओके, क्यों, क्योंकि ये तो गिर गई. उस टाइम पे देश खाली है, देश में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसको कौन हैंडल करेगा, कोई नहीं. क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं है. तो फिर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, डिस्टर्बेंसेस होंगे, मिलिट्री कोप्स वगैरह आने लग जाएंगे. तो इसके लिए ना क्या है
कि हमें एक हेड ऑफ स्टेट की ज़रूरत है जिसका कि फिक्स्ड टर्म है, जो कि इस मेजॉरिटी वाली चीज़ पर डिपेंड ना होता हो। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने मेजॉरिटी लूज़ करी, वैसे ही ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाने में हेल्प करी जाएगी। फिर ऐसे बोला जाएगा कि अब कौन है जो अपनी मेजॉरिटी दिखा सकता है, फिर कोई आएगा, या फिर हो सकता है कि किसी के पास में मेजॉरिटी नहीं हो तो वापस इलेक्शन हो। तो इस दौरान इतने टाइम के अकॉर्डिंग हम देश के जो हेड वाली सिचुएशन है उस हेड को खाली तो नहीं छोड़ सकते ना, वहाँ पर हमें कोई ना कोई चाहिए जिसका कि फिक्स्ड टर्म है। तो इसलिए हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर्ड टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड बी ए सिंबलिक हेड ऑफ द कंट्री। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की तब ज़्यादा बढ़ जाती है कंट्री के अंदर जब क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी किसी के पास में भी क्लियर मेजॉरिटी क्या होती है, नहीं होती। और इसी दौरान देखो, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की अगर किसी भी टाइप से जो जगह है वो वैकेंट रह गई है तो क्या होता है, प्रेसिडेंट के नीचे एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जैसे ही प्रेसिडेंट की सीट ये वेकेंट हुई, एक्सेप्ट फॉर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन वाले टाइम पे नहीं, जब उनको इलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा वेकेंट हुई, तो क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, या तबीयत ख़राब है उसकी वजह से उसको नहीं कर पा रहे हैं वो अपने काम, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, यही प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को संभालते हैं। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये राज्यसभा है उसके चेयरमैन भी होते हैं, बट ये राज्यसभा का पार्ट नहीं होते, इसलिए इनको बोला जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो प्रेसिडेंट है, हमने देखा था कि प्रेसिडेंट वर्क अपने जो फंक्शंस हैं वो किस पे बेस्ड, फंक्शन को किसके अकॉर्डिंग काम करता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, किसके अकॉर्डिंग, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इनका हेड कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर। तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी इन आवर कंट्री। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, नेसेसरी फॉर प्राइम मिनिस्टर टू हैव अ सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द, लोकसभा में मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के पास में, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बोला जाता है क्योंकि उनके पास में मेजॉरिटी होती है। जैसे ही मेजॉरिटी गई वैसे ही प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी गई, इस चीज़ को आपको गांठ बांध के रखना है। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस के पास में मेजॉरिटी हुआ करती थी, 1989 के बाद में क्लियर मेजॉरिटी आती नहीं थी, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती थी, साथ में आती थी और एक कोalition बनाती थी, जैसे अभी इंडिया अलायंस है उसी टाइप में। लीडर एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ दीज बिकम प्राइम मिनिस्टर। देखो, क्लियर मेजॉरिटी है तो हमें पता है कि उस पार्टी का जो लीडर है वो बनेगा, बट ऐसे हर पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हैं, ओके। अब इन्होंने ये बनाई, तो इन चारों में से किसका लीडर बनेगा, उसका लीडर बनेगा ना जिसको लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे, है ना, जिसको ये चारों सपोर्ट कर रहे होंगे आपस में, वो जाके बनेगा लीडर, जिसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे इन पार्टीज़ में से। लीडर विद मेजॉरिटी सपोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, देन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि अब मिनिस्टर्स कौन होंगे, यानी कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर होगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर होगा, वगैरह ये वाली चीज़ें, होम मिनिस्टर कौन होगा। तो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह है, इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर बाद में डिसाइड करता है कि कौन मिनिस्टर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। और जो प्राइम मिनिस्टर है वही, ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको रैंक्स और पोर्टफोलियोज़ हैं वो देते हैं, और ये देते किसके अकॉर्डिंग है कि किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसको नहीं बने, ये डिपेंड करता है। एक तो कि वो जो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है, उसकी क्या है पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कितनी है, क्या वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या उसके बहुत ज़्यादा कल्ट फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नया नया आया है, या फिर उनकी सीनियरिटी कितनी है, उनको एक्सपीरियंस कितना है इस चीज़ का, इस पे बेस्ड वो उनको पोर्टफोलियोज और रैंक अलोकेट करते हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बनते हैं, कुछ डिप्यूटी मिनिस्टर्स बनते हैं, समवन बिकम्स मिनिस्टर। अब एक चीज़ आती है कि अगर कोई है जो मिनिस्टर बन जाता है या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है,
विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब हमें पता है कि ये अच्छे पॉलिटिशियंस हैं या ये बहुत फेमस है, और हमने क्या किया उनको चलो उनको होम मिनिस्टर ही हमने दे दी है। अब हमें उनको होम मिनिस्टर तो बना दिया है, राइट, बट वो जो होम मिनिस्टर है ना, वो ना तो राज्यसभा का पार्ट है, ना ही किसका पार्ट है, लोकसभा का पार्ट है। मतलब कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं। तो ऐसे में क्या वो उनको हम होम मिनिस्टर बना सकते हैं? कि जी हाँ, ऐसे में हम उनको होम मिनिस्टर तो बना सकते हैं, बट हम बना सकते हैं सिर्फ 6 महीने के पीरियड के लिए। इतने में होम मिनिस्टर को क्या करना होगा, उनको जिस टाइम पे अपॉइंट किया ना, उसके बाद से 6 महीने के अंदर अंदर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। या तो वो इलेक्शन लड़के आए और लोकसभा के मेंबर वगैरह बने, या फिर राज्यसभा के मेंबर वगैरह बने, और तब जाके इनका वो बाद में 6 महीने के बाद में भी कंटिन्यू रह सकते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज है ना, पहले कितने भी जैसे कोalition हुई तो हर पार्टी को खुश करने के लिए किसी ना किसी को किसी ना किसी टाइप का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना ही दिया, किसी ना किसी टाइप का मिनिस्टर बना ही दिया। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स बनने लग गए थे। 91st अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का। उसमें क्या हुआ, जो साइज़ थी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको डिटरमाइन कर दी गई। और उसको क्या डिटरमाइन किया है कि 15% है ना टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जो मेंबर है पार्लियामेंट के, उसकी 15% पार्लियामेंट यानी राज्यसभा को नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ लोकसभा को देखेंगे। जो हाउस ऑफ पीपल है, उस हाउस ऑफ पीपल की जितनी भी है, लाइक उसमें 100 लोग हैं सोचो, तो 100 लोगों का 15% कितना होगा, 15 लोग। तो ये जो 15 लोग हैं, 15 लोग जितने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। Important feature of parliamentary executive is that executive is routinely under control and supervision of the legislature। और ये अंडर सुपरविजन कैसे हैं, उसके कंट्रोल में कैसे हैं? क्योंकि उनको मेजॉरिटी नहीं होगी तो उनको हटा दिया जाएगा ना। तो वो अंडर कंट्रोल है और सुपरविजन है किसके, लेजिस्लेचर के। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे उनकी पावर से हटा दिया जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। अब ये चीज़ देखेंगे कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कैसे। देखो, ये जो मिनिस्ट्री है ना, अगर कोई भी मिनिस्ट्री है, अगर उसने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया लोकसभा में, तो उसको फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं और वो जो है अपना बिल है, बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको देती है, और पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, ये पास नहीं हो पाता है। पास तो हो जाता अगर मेजॉरिटी होती, बट अगर मेजॉरिटी नहीं है तो पास नहीं हो पाएगा। यानी ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, इसने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पार्लियामेंट। तो अब क्या होगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ आती है, अगर कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया ना लोकसभा में किसी भी मिनिस्ट्री में, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, इसमें लोग कौन है, इसमें लोग तो पार्लियामेंट वाले ही गए हैं ना, पार्लियामेंट के कुछ लोग हैं, वो जो लोग हैं यहाँ पर गए। तो ये कमिटी पार्ट किसका है, ये बेसिकली पार्लियामेंट का ही पार्ट है। तो ये पार्लियामेंट की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। सिंस ये पार्लियामेंट की कमेटी है ना, तो ये पार्लियामेंट के कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये पार्लियामेंट के लिए ऊपर अकाउंटेबल है। अगर कुछ गलत करेगा तो पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो पास नहीं होने देंगे इसका जो बिल है। और ऐसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा तो इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है किसी भी सिंगल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, या वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है, तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर है उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं बाकी उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ उनको नहीं करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी अपनी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्री आ गई। तो किसी एक भी मिनिस्ट्री, जैसे ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, तो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके थ्रू पास हुआ, इसके लिए पास हुआ, इन्होंने कॉन्फिडेंस वगैरह लूज़ किया, तो ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, भले ही इसकी कोई गलती भी नहीं हो, इन सारों को क्या कर दिया जाएगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये इनको डिज़ोल्व ही कर दिया जाएगा। फिर वापस से किसी ना किसी को मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, वो आएगी अपनी सरकार बनाएगी, एंड फिर वो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे।
जो मिनिस्टर होते हैं ना, अगर कोई भी मिनिस्टर है वो कोई पार्टी है, जैसे कोई रूलिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल अभी एक पर्टिकुलर जो पार्टी देख लेते हैं, ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का कोई क्या है, एक मिनिस्टर है, एक वो मिनिस्टर है, उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने कोई एक बिल बनाया, कोई पॉलिसी वगैरह बनाई है, और अब क्या होना है, इसकी पार्लियामेंट में जानी है, इसके पे वोटिंग होनी है, उसको एसेंट डलानी है, इसको बिल को पास करवाना है। बट क्या एक मिनिस्टर है, कौन सा, इस मोदी सरकार का, यानी ये जो पार्टी है ना इसकी, ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, उसका एक मिनिस्टर है जो कि इस पॉलिसी से एग्री नहीं करता है। तो उसके पास में दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन होता है, या तो वो इसको एक्सेप्ट कर ले इस पॉलिसी को, या वो खुद क्या करते हैं, वो रिज़ाइन कर दे। क्यों? क्योंकि अगर ये जो मिनिस्ट्री है इसने कॉन्फिडेंस लूज़ किया ना वहाँ पर, तो क्या होगा, इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसलिए किसी भी टाइप की ऐसे रिस्क नहीं ली जाती। इसलिए क्या होता है, वो जो चीज़ें जिनके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब जिनमें सब लोगों को सज़ा मिलेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो चीज़ें होती हैं ना, वैसी जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो बाइंडिंग होती है सभी मिनिस्टर्स को। या तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर की बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती बिना प्राइम मिनिस्टर के। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन होके आते हैं, जिनके पास मेजॉरिटी होती है, उसको प्रेसिडेंट बोलता है कि ठीक है आप आओ और यहाँ पर अपनी क्या बना लो, आपको सरकार बनानी है अपनी, तो आप प्राइम मिनिस्टर को तौर पर मैं आपको अपॉइंट करता हूँ। फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर्स एलोकेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया ना इन लोगों को, तो प्राइम मिनिस्टर के बिना ये अपॉइंट ही नहीं होते। तो प्राइम मिनिस्टर के बिना क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब इसकी एक चीज़ हमें और देखने को मिल जाती है कि कितने इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है ना, उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। बट अगर कोई मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता ना, तो सिर्फ उस मिनिस्टर की एक वैकेंसी क्रिएट होती है, वहाँ पर किसी दूसरे इंसान को लाके मिनिस्टर बनाया जाता है, बाकी कोई डिसोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो एक लिंक का काम करते हैं। किसके बीच में लिंक का काम करते हैं, एक साइड तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके बीच में लिंक का काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, और किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और जो पार्लियामेंट है उसके बीच में। पंडित नेहरू ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर है उसका यूज़ ना, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, पॉलिटिकल कंडीशंस है ना, वो कैसी है। सेम प्रेसिडेंट वाली ही बात आ जाती है। प्रेसिडेंट कब पावरफुल होता है बताओ, प्रेसिडेंट तब पावरफुल हो जाता है जब क्या, क्लियर मेजोरिटी नहीं होती। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर कब पावरफुल होगा, जब क्लियर मेजोरिटी होगी। तो अगर क्लियर मेजोरिटी है तो जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी पॉलिसीज़ है ना, वो अनक्वेश्चनेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी है उनके पास में, तो वो चीज़ पास होकर रहेगी। बट अगर नहीं है, अगर कोalition से गवर्नमेंट बनी है, तो क्या होगा कि कई बार होता है कि कोalitions के बीच में कोई फूट डाल देता है, तो जो कोalition है वो अपना 5 ईयर का जो टर्म है उसको पूरा ही नहीं कर पाती, इसलिए वो पावर में ही नहीं रह पाती। या तो उनको रिमूव कर दिया जाता है उस गवर्नमेंट को, या वो जो गवर्नमेंट वगैरह है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह है, वो रिज़ाइन कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह, और उनकी जगह कोई दूसरे बनते हैं, या फिर वापस से इलेक्शन होता है कि किसके पास में मेजॉरिटी आती है। तो कोalition वाले टाइम पे जो पावर है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ये वाली सिचुएशन बाद में चेंज हुई है। तो इस कोalition वाली सिचुएशन की वजह से क्या है, इट अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी जो पावर है वो बढ़ती है, दैट ग्रोज द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कोalition में क्या होता है कि जो लीडर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, आपस में अलग अलग पार्टीज़ हैं, हर पार्टी की कुछ अपनी आइडियोलॉजी है, दो आइडियोलॉजी आपस में मतलब ऐसे क्या आते हैं, सपोर्ट नहीं कर रही होती है एक दूसरे को, बट इनको पावर चाहिए तो ये साथ में तो आ जाती है। बट ये कुछ चाहते हैं और ये कुछ चाहते हैं, तो इनके बीच में हर चीज़ के बीच में कंसल्टेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन वगैरह होती है। मतलब उनको जैसी चाहिए, जैसे मेजॉरिटी है तो उनके पास में जो प्राइम मिनिस्टर को लगता है ना कि हमें ऐसी करनी चाहिए, तो वो बात फिर सब मानते हैं, फिर वैसे कर सकते हैं। बट अगर बहुत सारी पार्टीज़ है तो सबके साथ में कंसल्ट करना पड़ेगा ना, तो हो सकता है कुछ इसकी बात मानो, आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करना पड़े। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर और अथॉरिटी वगैरह है वो कम भी होती है। साथ में
फिर उसको हर जो ये पार्टीज़ वगैरह हैं उनको हर जगह से कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स वगैरह लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि सब पावर चाहिए होती है सबको। वो कोalition ही इसलिए बनाते हैं ताकि सबको पावर मिले। तो पावर के लिए फिर ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को जो लोग ठीक लगे वो उसी को बुलाए। हो सकता है कि वो पर्सन ए को बुलाना चाह रहे हो, लेकिन ये जो पार्टी ए है, पार्टी ए में से कोई आया नहीं, तो पार्टी ए के जो पर्सन बी है उनको लेना पड़े, जबकि हो सकता है कि पर्सन ए है वो ज़्यादा क्वालिफाई करते हो उसके लिए, बट वो खुद चूज़ नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। पॉलिसी और प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जो वो क्या है प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, उनको बहुत सारी नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे अपने जो अलाइज़ हैं, मतलब उनके कोalition के जो अलाइज़ हैं उनके साथ में। देखो, और ये सिमिलर टाइप का पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है ना, वो स्टेट लेवल पे भी होती है। स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नमेंट होता है और प्राइम मिनिस्टर की जगह पर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं। जो गवर्नर होते हैं ना वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो गवर्नर है उनके पास में ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि गवर्नर, देखो स्टेट है, सेंटर को स्टेट को ना उसके कंट्रोल में रखना है, तो अपना एजेंट भेज देता है गवर्नर, और जो गवर्नर होता है ना उसको ज़्यादा पावर दे देते हैं डिस्क्रिशनरी, जिससे क्या तो स्टेट पे अपना कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा रख सके। अब हम देखेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की। तो परमानेंट पॉलिटिकल की हमने इतनी देर देख ली, अब हम देखेंगे परमानेंट की, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं उनकी। जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना, दे आर ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती है वो हर कुछ सालों के अंदर चेंज हो जाती है, बट ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ना ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। दे आर स्किल्ड एंड ट्रेंड एंड दे आर परमानेंट एंड आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओके। और सिविल सर्वेंट्स असाइन करे जाते हैं मिनिस्टर्स को, ताकि वो क्या करें, पॉलिसीज़ बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। तो पॉलिसीज़ कौन बनाता है एक्चुअली में, बनाते कौन है, ये सिविल सर्वेंट्स बनाते हैं। ये हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी। देखो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो इंचार्ज होता है सरकार चलाने के लिए, दे आर इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कंट्री का, उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल में रखते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं ना, दे कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो सिविल सर्वेंट्स हैं, हमने मान लिया, अब सिविल सर्वेंट्स है ना, कोई भी लॉ पॉलिसी वगैरह लेजिस्लेचर वाला जो ऑर्गन है उसने बनाई है गवर्नमेंट के ने, तो ये जो है उनको सबको इसके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा। आप इसको वॉयलेट करके कोई काम नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होता। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन मिनिस्टर्स की कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल रखें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो वॉयलेट नहीं करें जो ये लेजिस्लेचर ने जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई ना इस पर। अब देखते हैं वो जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, लोग हैं उनको पॉलिटिकल अकाउंटेबल और न्यूट्रल माना जाता है। देखो ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन पॉलिसी मैटर्स। देखो ऑन ड्यूटी की बात करें हम यहाँ पे, प्रोफेशनली जो चीज़ है ना उसकी, पर्सनली उनकी कुछ राय हो सकती है पॉलिटिक्स को लेकर, हो सकता है अभी वो जो गवर्नमेंट है वो उनको पसंद ही नहीं हो, बट स्टिल उनको काम करना पड़ रहा है, उसके लिए उनके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनानी पड़ रही है। सो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी भी मैटर के ऊपर, कोई भी पॉलिसी का मैटर है तो उस पॉलिसी के मैटर के ऊपर वो खुद के पर्सनल बिलीफ से कोई सी भी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे कि ये सही है या गलत है। अगर वो पास हो गई है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा इसको, ये नॉर्मल सी चीज़ है। हो सकता है वो उनको मन में ये चीज़ बहुत गलत लग रही है, बट ऑन ड्यूटी वो ये चीज़ कह भी नहीं सकते हैं, वो किसी टाइप की पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ले सकते किसी भी पॉलिसी के ऊपर। वह कोई पार्टी डिफीट होती है, फिर उसकी जगह पे नई गवर्नमेंट आती है, फिर वो नई गवर्नमेंट आती है, वो एक नई पॉलिसी बनाती है जो पहले की पॉलिसी होती है उसको रिप्लेस करने के लिए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, सिविल सर्वेंट्स की, कि वो जो नई गवर्नमेंट आई है ना उसके साथ में ये फेथफुली
कोऑपरेट करे, फेथफुली पार्टिसिपेट करे उसकी नई पॉलिसीज़ को बनाने में, जैसे कि वो गवर्नमेंट चाहती है उस टाइप की पॉलिसीज़ बनाने में ये हेल्प करें फेथफुली। इवन तो हो सकता है इनको पसंद भी ना हो ये गवर्नमेंट, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जॉब है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेथफुली पार्टिसिपेट करें इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड द इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी ना वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, कुछ ऑल इंडिया लेवल पे है, कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, कुछ जो लोकल लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स आ जाती हैं, उन पब्लिक सेक्टर में कोई टेक्निकल और मैनेजमेंट के जो स्टाफ वगैरह होते हैं वो, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ना ये मिलके बनाते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी को। ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये प्रोफेशनल और नॉन पार्टीसन है, यानी ये प्रोफेशनल है एकदम, ये इम्पार्शल मैनर में काम करती है, किसी के साथ में किसी टाइप का भेदभाव वगैरह ये नहीं करती है। और जो सारे मेंबर्स हैं ब्यूरोक्रेसी जो हैं उसके, वो जो मेंबर्स ना, मेंबर्स आर सिलेक्टेड ऑन द इम्पार्शल मैनर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब इम्पार्शल मैनर में उनको सिलेक्ट किया जाता है, किसके बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर। और इनको सिलेक्ट करता कौन है, इनके लिए कुछ कमीशंस बनाई जाती हैं, जैसे कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूनियन या सेंटर लेवल पे है। ऐसे सिमिलरली स्टेट पे भी होती है, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशंस। और इन कमीशंस का काम क्या होती है कि ये रिक्रूटमेंट का, सिविल सर्वेंट्स का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना उसको कंडक्ट करवाती है, ये रिक्रूट करती है सिविल सर्वेंट्स को, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, ये इंटरव्यूज़ लेती हैं, उनको अपॉइंट वगैरह करती हैं। तो ये जो कमीशंस है ना, इनके जो मेंबर्स हैं ना, इनको अपॉइंट कौन करता है, चलो इनको अपॉइंट फिक्स टर्म के लिए किया जाता है कि हाँ आपका ये इतना टर्म है, आपको इतने साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर आपको आप अपॉइंट किया जा रहा है तो आपकी जब तक ये पर्टिकुलर एज नहीं हो जाती तब तक आप इस पर काम वगैरह कर सकते हैं। क्या जब चाहे तब इसको, अगर प्राइम मिनिस्टर्स या इनको पसंद नहीं आ रही तो रिमूव कर सकते हैं क्या? जी नहीं, इनको रिमूव तभी किया जा सकता है मेंबर्स को तब जब क्या है, इनकी एक इंक्वायरी होती है, इनकी एक थॉरो इंक्वायरी होती है उस मैटर के ऊपर कि इन्होंने किस वजह से इनको हटाना है, इन्होंने क्या गलती करी है उसके ऊपर। और उस इंक्वायरी के जो हेड होते हैं ना वो कौन होते हैं, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। अब ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, इनका रिक्रूटमेंट किसके बेसिस पे होता है? इनका रिक्रूटमेंट होता है कि उनकी एफिशिएंसी कैसी है और उनकी मेरिट के बेसिस पर। और साथ में क्या होता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने ये चीज़ इंश्योर करी कि जो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उन सभी के पास में एक अपॉर्चुनिटी हो टू बी ए पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या करता है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, अब इस लाइन के बराबर लाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा हमें। तो इस रूप में कॉन्स्टिट्यूशन इनको क्या करता है ताकि इनको इक्वल यहाँ पर आएंगे तब भी क्या होगा, ये कर पाएंगे, इसमें ब्यूरोक्रेसी में पार्ट ले पाएंगे। बट कुछ लोग हैं यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि शायद अपनी हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे, हमने बहुत भेदभाव वगैरह कर रहे हैं ऐसे। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है ऐसे सेक्शंस को, जैसे कि SC ST EWC, मतलब यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और वुमेन OBCs एंड ऑल, इन सबको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो एक तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बने, मतलब हर टाइप के सेक्शन के लोग उसके अंदर हो। साथ ही साथ में जो सोशल इनइक्वालिटी है ना वो रिक्रूटमेंट वाला जो प्रोसेस है उसके बीच में ना आए। पर्सन सिलेक्टेड बाय UPSC, जैसे यूपीएससी जो यूनियन लेवल पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना उसने कुछ पर्सन सिलेक्ट करे हो, जैसे कि IAS IPS वगैरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सर्विसेज में जैसे उन्होंने कुछ करे हैं। तो स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है ना इन द एंड क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर IAS है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेड है और IPS हैं जो पुलिस वाली चीज़ों के लिए उनको हेड माना जा रहा है। तो क्या है, ये जो स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक स्टेट को बनाया जाता है। तो ये स्टेट का जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी बैकबोन को बनाती है कौन से, वो लोग जो सिलेक्ट किए गए हैं किसको, UPSC के द्वारा। कैसे ये बन गए यहाँ के। उसके बाद में जो स्टेट सर्विसेज है ना, स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशंस वगैरह जो हैं वो भी कुछ लोगों को बनाती है जो इनके नीचे आते हैं स्टेट के, मतलब जो IAS और IPS के नीचे कौन से लोग हैं, उनके नीचे वो लोग हैं जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस जो है उन्होंने उनको सिलेक्ट किया और अपॉइंट किया है वहाँ पे।
तो हेड तो यही हो गए ना जो यूपीएससी से सिलेक्ट होके आए थे। तो आईएएस और आईपीएस है ना, ये क्या करते हैं, वर्क तो करते हैं स्टेट के सुपरविजन के अंदर, यानी स्टेट सुपरवाइज करती है कि उनको स्टेट बताती है कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करता है स्टेट के सुपरविजन के अंदर। बट इनको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब जो अपॉइंट करता है ना, वही इनके खिलाफ कोई डिसीजन ले सकता है, वो ही इनको सस्पेंड कर सकता है या वही इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट इनके खिलाफ किसी भी टाइप का डिसिप्लिनरी एक्शन है वो नहीं ले सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। इस वाली चीज़ से क्या होती है, इस वाली चीज़ से एक चीज़ ये हो जाती है कि जो सेंटर है ना, उसका स्टेट पे जो कंट्रोल है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है ना, दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। देखो, ये जो ब्यूरोक्रेसी ना, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीमेंट दी वेलफेयर पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ पॉलिसीज़ हैं जो फॉर्मुलेट करती, फिर उन पॉलिसीज़ को पार्लियामेंट के अंदर पास हो गई, वो जो फॉर्मुलेट करी, ये जो पास हो गई, अब क्या है, ये पॉलिसीज़ बन गई, अब इनको इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो लोगों तक इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या, एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पॉलिसीज़ को क्या करता है, ऑन ग्राउंड उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है कि जो कॉमन ऑर्डिनरी लोग हैं ना, वो तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, इनको अप्रोच करने में ही डरते हैं। तो और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेके इनसेंसिटिव है, इन्हें कुछ मतलब ही नहीं है इनसे। तो इसके फिर कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अपन ने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करा है, उसका वो इस चीज़ को ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करके रखे अच्छे से। अब फिर एक बात आ जाती है कि अगर ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करेगी तो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं वो कुछ होने ही नहीं देंगे। अगर पुलिस सर्विसेज पे इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया तो कैसे आप इनके किसी मेम्बर को भी पकड़ सकते हो। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आएगा तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिर्फ एक पॉलिटिशियंस का टूल बन के रह जाएगी, वो इफेक्टिवली काम कर ही नहीं पाएगी जिसके लिए इनको बनाया गया है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, लोगों का बोलना है कि ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। ऑब्वियसली जैसे ही वो जाएंगे वैसा होगा। और फिर ये भी है कि ऐसे प्रोविजंस भी नहीं है जो कि ब्यूरोक्रेट्स जो लोग हैं उनको अकाउंटेबल बना जाए सिटीजन्स के लिए, कि उनके लिए इनसेंसिटिव ना हो, उनके लिए सेंसिटिव हो, सिटीजन्स को अकाउंटेबल हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर, बट स्टिल नए नए मीन्स को देखा जाता है कि कौन सा जो मीन्स है उसको लेके हम इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि एक आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली एक चीज़ आती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है ना, वो ब्यूरोक्रेसी को सिटीजन्स के लिए और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाती है। कैसे, कोई भी काम है, सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस काम में कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ है, किसने किया है इसको, और अगर आपने इस चीज़ को मतलब बनवाया है या कुछ भी किया है तो इसके क्या, इसकी क्वालिटी कैसी है वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या ये चीज़ है बहुत टाइम से इनकम्प्लीट पड़ी है तो ये पूरी कंप्लीट कब होगी, या फिर कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ भी सिटीजन्स को किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अब ऑफिसर्स मना नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट है उसके थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन है हर सिटीज़न को। तो जो भी इन्फॉर्मेशन इस सिटीज़न ने मांगी ना, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब ये सिटीज़न संतुष्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसे पता है कि कहाँ पे गड़बड़ करिए तो ये आवाज़ उठा सकता है। ओके।